हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो वो जो पेपर है हमारे पास वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है हमारे पास डायनेमिक्स। अब सबसे पहले हम स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारे पास, जहां से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली 10 नंबर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले हम इसकी टर्मोलॉजी डिफाइन करेंगे कि भाई इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें उनको हमको समझना है। मान लीजिए जैसे इसके अंदर पिंड आया तो हमें यही नहीं पता कि पिंड क्या होता है। मान लीजिए इसके अंदर बल आया तो हमें यही नहीं पता कि बल क्या होता है। विराम अवस्था है, पिंड है, बल है, कण है, द्रव्य है और समतलीय बल है, संगामी बल है। तो इस प्रकार की कुछ हम टर्मोलॉजी डिफाइन करेंगे कि जहां पर भी ये आपके पास नाम आ जाए सामने तो कम से कम आपके माइंड में ये तो सेट रहे कि भाई हाँ यार, ये तो हम जानते हैं कि ये तो संगामी बल है तो ऐसा होगा, समतलीय बल है तो ऐसा होगा। अच्छा, पिंड है तो पिंड तो ऐसा होता है, पिंड की डेफिनेशन तो हमको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज का जो है मेन लेक्चर हमारा केवल और केवल इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स क्या होती है, तो मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपके सामने लिखूंगा। तो आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा वो डेफिनेशन बेस्ड रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इंट्रोडक्शन है, बाकी जो आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे आएंगे उस लेक्चर में आपको कंप्लीट डेरिवेशन मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन बेस्ड है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या है मेरे पास। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास मैकेनिक्स होती है, भाई मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैकेनिक्स के हमारे पास दो पार्ट है। मैकेनिक्स के दो पार्ट है। पहला है हमारे पास स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स बोलते हैं जिसको, स्थिति विज्ञान। और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास गति विज्ञान, गति विज्ञान। तो आज देखिए स्टूडेंट्स, हम स्थिति विज्ञान के बारे में स्टडी करेंगे कि स्थिति विज्ञान क्या होती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में मैकेनिक्स है क्या। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास स्थिति विज्ञान क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि गति विज्ञान क्या है, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी जो मैकेनिक्स की सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, देखिए इसको हिंदी में लिख देते हैं यांत्रिकी। तो देखिए यांत्रिकी का मतलब मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अनुप्रयुक्त गणित की जिस शाखा में बलों तथा अवरोधों के प्रभाव से कण अथवा निकाय। ओके स्टूडेंट्स, निकाय का मतलब एक पूरा सिस्टम होता है हमारे पास। कण अथवा निकाय की गतियों तथा गति की प्रवृत्तियों के गणितीय सिद्धांत का आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, गणितीय सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिलाकर बात यह है कि बल के द्वारा और अवरोध के द्वारा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई पिंड है, ठीक है। अब
अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बता तो रहा हूं कि पिंड है, अब आपको डेफिनेशन नहीं पता पिंड की, तो इसलिए मैं पूरी टर्मोलॉजी आपको डिफाइन करूंगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु पर अगर मैं बल आरोपित करता हूं, अगर इस वस्तु पे मैं बल आरोपित करता हूं, तो दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये जो वस्तु है ये गतिमान हो जाए, और हो सकता है कि ये स्थिर अवस्था में हो, ठीक है। तो अगर ये गतिमान हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो घर्षण बल था वो कम लग रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इस वस्तु की गति में जो परिवर्तन हुआ, या गति की प्रवृत्ति परिवर्तित होने पर जो परिवर्तन हुआ, उसके अध्ययन करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी क्या होती है, यांत्रिकी होती है। अब यांत्रिकी का तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास स्थिति विज्ञान की क्या डेफिनेशन है। स्थिति विज्ञान की डेफिनेशन है, यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें साम्यावस्था में स्थित किसी पिंड या कण पर लगे बलों का अध्ययन किया जाता है, स्थिति विज्ञान कहलाता है, स्थिति विज्ञान कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्थिति विज्ञान क्या है कि हमारे पास कोई भी पिंड है, कोई भी कण है, उसकी साम्यावस्था में उस पर आरोपित बलों का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन से विज्ञान के अंदर आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्थिति विज्ञान के अंदर आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पिंड रखा हुआ है, अब ये साम्यावस्था में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साम्यावस्था क्या होती है। तो साम्यावस्था का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की संतुलन की स्थिति, जब वो पिंड क्या नहीं कर रही होती, गति नहीं कर रही होती। तो जब भी कोई वस्तु हमारे पास विराम अवस्था में है, साम्यावस्था में या संतुलन की अवस्था में है, तब उस पर जब हम कुछ बल आरोपित करते हैं, तो इन जो हमने बल आरोपित किया, तो जब इन बलों का अध्ययन किया जाता है तो वो जो सारे के सारे बल हैं वो स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो देखिए क्या है। डेफिनेशन नंबर बी लिखते हैं, गति विज्ञान। तो गति विज्ञान की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कणों अथवा पिंडों में यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कणों अथवा पिंडों में गति उत्पादक या गति में परिवर्तन करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है गति विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इस गति विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार के बलों पर का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जो गतिमान अवस्था में है, क्या है, गतिमान अवस्था में है, और उस पर हमने क्या आरोपित कर दिया, बल आरोपित कर दिया। तो उससे उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा, उसकी जो गति में जो परिवर्तन होगा, उसका अध्ययन हम इस शाखा के अंदर करते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई पिंड है हमारे पास जो स्थिर अवस्था में है, और उस पर मैंने क्या आरोपित कर दिया, बल आरोपित कर दिया, और बल आरोपित करने पर क्या हुआ, वो गतिमान हो गया। तो गति का क्या हो गया, यहाँ पे उत्पादन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस शाखा के अंदर हम क्या करते हैं, या तो गति का उत्पादन करते हैं या गति में परिवर्तन का होने का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यांत्रिकी की कौन सी शाखा कहलाती है हमारे पास, वो गति विज्ञान कहलाती है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, जैसे कि मैटर क्या होता है, मतलब द्रव्य क्या होता है, पिंड क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो यहां लिख देता हूं मैं, चलो इसको मिटा देते हैं।
देखिए, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा वैसे तो कि मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। देखिए, द्रव्य, तो बताइए, सोचिए, द्रव्य क्या होता है। देखिए, द्रव्य क्या होता है, जो आकाश में, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द्रव्य की क्या परिभाषा होगी। द्रव्य वे पदार्थ हैं, द्रव्य वह है जो आकाश में कुछ स्थान घेरते हैं। द्रव्य वह है, द्रव्य वह है जो आकाश में कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है और जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, जिसमें भार होता है, भार होता है, जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो समझ जाइए कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, जिनमें कुछ भार होता है और जो कोई ना कोई स्थान घेरती है या ग्रहण करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, द्रव्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, द्रव्य के बाद हमारे पास क्या डेफिनेशन है, पार्टिकल। पार्टिकल आपको हिंदी में बता देता हूं मैं, इसको कहते हैं हम कण। पार्टिकल का मतलब क्या होता है हमारे पास, कण। तो कण क्या होता है, कण वह छोटा से छोटा टुकड़ा होता है, छोटे से छोटा भाग होता है किसी द्रव्य का, वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसके स्थान को हम उपेक्षणीय बना सकते हैं। मतलब उसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये है ही नहीं, नगण्य माना जा सकता है। तो आइए देखिए, कण की डेफिनेशन क्या है। द्रव्य का वह छोटे से छोटा भाग जिसके आकार की, द्रव्य का वह छोटे से छोटा भाग जिसके आकार की उपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है, कण कहलाता है, कण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कण क्या होता है हमारे पास, द्रव्य का वह छोटे से छोटा भाग जिसके आकार की उपेक्षा की जा सकती है, कण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बहुत सारे कणों का एक गुच्छा ले लेंगे, तो हम उसे क्या बना देंगे, उसको क्या कहते हैं भाई स्टूडेंट्स, उसे हम पिंड कह देंगे। तो देखिए, अब आती है डेफिनेशन पिंड की। तो पिंड क्या होता है भाई, पिंड एक द्रव्य का ही एक ऐसा भाग होता है जिसकी निश्चित आकार होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है। तो पिंड की डेफिनेशन देखिए, हमारे पास पिंड की डेफिनेशन क्या है, पिंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। तो पिंड की डेफिनेशन क्या है, द्रव्य का वह भाग, द्रव्य का वह भाग, द्रव्य का वह भाग जो निश्चित आकार घेरता है, निश्चित आकार घेरता है, पिंड कहलाता है। निश्चित आकार या निश्चित क्षेत्र घेरता है, ऐसे कह देते हैं, निश्चित क्षेत्र घेरता है, पिंड कहलाता है, पिंड कहलाता है। और जो पिंड होता है हमारा, वो असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पिंड असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिंड क्या होता है। पिंड क्या होता है, द्रव्य का मतलब जो निश्चित क्षेत्र घेरता है, द्रव्य का वह भाग जो निश्चित क्षेत्र घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं,
पिंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पिंड भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार एक तो होता है पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बॉडी। तो पिंड भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मूथ बॉडी और एक रिजिड बॉडी। स्मूथ बॉडी का मतलब क्या है हमारे पास, स्मूथ बॉडी का मतलब क्या होता है कि जिसका सरफेस क्या हो, चिकना हो। मतलब एक तो होता है हमारे पास चिकना पिंड और एक होता है हमारे पास दृढ़ पिंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कि चिकना पिंड क्या होता है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें डेफिनेशन बना देते हैं फर्स्ट। तो यहां लिखते हैं हम चिकना पिंड, चिकना पिंड या फिर स्मूथ बॉडी। ठीक है, स्मूथ बॉडी। अब देखिए, तो चिकने पिंड की डेफिनेशन क्या होगी, तो वह प्रत्येक पिंड चिकना पिंड कहलाएगा, वह प्रत्येक पिंड चिकना पिंड कहलाएगा जिस पर रखी हुई प्रत्येक वस्तु को वो फिसलने से ना रोक सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चिकना पिंड क्या होता है, जिसकी सरफेस हमारे पास क्या हो, रफ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, चिकना पिंड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, यदि कोई पिंड अपने पृष्ठ पर अन्य पिंड की वास्तविक गति को, डेफिनेशन, यदि कोई पिंड अपने पृष्ठ पर दूसरे पिंड की वास्तविक गति को, अपने पृष्ठ पर अन्य पिंड की या दूसरे पिंड की, अन्य पिंड की वास्तविक गति को अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो या अवरुद्ध ना कर सके, है ना, गति को अवरुद्ध ना कर सके या अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो या असमर्थ हो, अवरुद्ध करने में असमर्थ हो, चिकना पिंड कहलाता है, चिकना पिंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो पिंड है, एक पिंड ये है, दूसरा पिंड मेरे पास ये है। अब क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला जो पिंड है वो नीचे वाले पिंड पर क्या कर सके, गति कर सके, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पिंड है हमारे पास, ये कौन सा पिंड कहलाता है, चिकना पिंड कहलाता है। यानी कि जब भी कोई दो पिंड क्या हो हमारे पास संपर्क में हो और उनके बीच में क्या संभव हो रही हो, गति संभव हो रही हो, तो हम कहेंगे उसे क्या कहेंगे, चिकना पिंड कहेंगे। प्रथम पिंड को द्वितीय पिंड के सापेक्ष क्या कहा जाएगा, चिकना पिंड कहा जाएगा। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या है भाई हमारे पास, दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड, यानी कि रिजिड बॉडी। तो देखिए रिजिड बॉडी क्या है भाई हमारे पास, देखिए जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो उसके कणों के बीच की दूरियों में परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार की बॉडी को, इस प्रकार के पिंड को क्या कहा जाता है, दृढ़ पिंड कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है परंतु उसके कणों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती हो, दृढ़ पिंड कहलाता है, मतलब क्या है कि जब किसी पिंड पर आप क्या कर रहे हो, बाह्य बल आरोपित कर रहे हो, पर आप उसको क्या नहीं कर सक रहे, कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसके कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या रहे भाई हमारे पास, फिक्स रहे, अपरिवर्तित रहे, तो हम इस प्रकार के पिंड को क्या कहेंगे, दृढ़ पिंड कहेंगे। तो
देखिए ऐसा कोई पिंड विद्यमान नहीं होता है जो दृढ़ पिंड हो, और न ही ऐसा कोई पिंड विद्यमान हो जो चिकना पिंड हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी में न तो कोई चिकना है न ही दृढ़ पिंड है ना। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से चिकना हो या पूर्ण रूप से दृढ़ हो। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है भाई हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। मास की डेफिनेशन है हमारे पास। मास क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान। तो किसी द्रव्य का द्रव्यमान वह परिमाण है जिससे वह बना होता है। क्या बोला मैंने? मास क्या होता है? किसी द्रव्य का द्रव्यमान वह परिमाण है, मास दैट इज फोर्थ डेफिनेशन, यानी कि द्रव्यमान। तो क्या है डेफिनेशन द्रव्यमान की? किसी द्रव्य का परिमाण। ठीक है, तो किसी द्रव्य का द्रव्यमान वह परिमाण है जिससे वह बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी द्रव्य का मतलब द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी द्रव्य का वह परिमाण है, मतलब क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, वह परिमाण है हमारे पास जिससे वो बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एक द्रव्यमान होता है और एक भार होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, द्रव्यमान कहीं भी चले जाओ इस पूरी दुनिया में वो सेम रहेगा, परंतु भार आपके जैसे गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है? वो चेंज होता रहता है। अब देखिए तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? रेस्ट। देखिए रेस्ट यानी कि विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या है भाई? यानी कि रेस्ट क्या है हमारे पास? देखिए तो विराम अवस्था क्या होती है भाई? विराम अवस्था यदि कोई पिंड, समझिएगा विराम अवस्था का मतलब है कि वो कोई पिंड रेस्ट में है, तो उसकी डेफिनेशन को हम डेवलप करते हैं। देखिए डेफिनेशन को है ना इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। तो विराम अवस्था क्या होता है कि जब भी कोई पिंड अथवा कण अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। जब भी कोई पिंड या कण अपने चारों ओर के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा पिंड कहां है? विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? पिंड विराम अवस्था में। तो डेफिनेशन लिखते हैं, जब भी कोई पिंड ऐसे लिख लीजिए, जब कोई पिंड या कण अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलता है। अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो पिंड की ऐसी अवस्था, पिंड या कण की ऐसी अवस्था विराम अवस्था कहलाती है। क्योंकि ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डेफिनेशन क्वेश्चंस वगैरह आएंगे कि हमारा पिंड विराम अवस्था में है, हमारा पिंड गति कर रहा है, हमारा पिंड क्या है, द्रव्य क्या है ना, कि इतने द्रव्यमान का है। तो सबसे पहले हमको टर्मोलॉजी तो पता होनी चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विराम अवस्था क्या होती है कि जब भी कोई पिंड, जो पिंड हमारा रेस्ट में है, समझ जाइए नॉर्मली डेफिनेशन है विराम अवस्था की। तो ठीक है, तो जब भी कोई पिंड अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी गति को परिवर्तित नहीं करता है या अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो पिंड है वो विराम अवस्था में है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है?
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मोशन। यदि कोई पिंड मोशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मोशन माने गति। तो मोशन यानी कि गति, गति की डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई पिंड अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है, तो कहा जाता है कि पिंड गतिमान है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? हमारे पिंड की गति की डेफिनेशन होगी। तो वो गतिशील होता है या गतिमान होता है, बात एक ही है। अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ाया वो इस चैप्टर से ज्यादा कुछ रिलेटेड नहीं था, बट किसी क्वेश्चन में विराम अवस्था आएगा, गति आएगी, मैटर आएगा, द्रव्य आएगा, तो मैंने बता दिया कि भाई ये चीजें ये होती है। अब जो हमारे पास आने वाला है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा फोर्स। ठीक है, तो बल क्या होता है देखिए। अब पढ़ते हैं हम बल। तो बल की डेफिनेशन क्या है? फोर्स। बल वह है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस पर मैं एक एक्शन अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, इस पर एक क्रिया कर रहा हूं। तो वो क्रिया क्या है? मैं इस पर एक एक्शन अप्लाई कर रहा हूं, जिससे ये जो मेरी वस्तु है वो क्या हो गई? स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आ गई। ठीक है, तो मैंने जो क्रिया अप्लाई की है, वो जो एक्शन अप्लाई किया है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको फोर्स के नाम से जाना जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु पर कोई एक्शन अप्लाई किया जाता है और जिससे वो या तो गतिमान हो जाती है, स्थिर अवस्था से गतिमान हो जाती है, या गतिमान अवस्था से स्थिर अवस्था में आ जाती है, या गति कम ज्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ऐसी जो क्रिया है, ऐसी जो एक्शन है हमारे पास, उसको हम किस नाम से जानते हैं? फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फोर्स है। मान लीजिए कि इधर से कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, इधर से कोई टर्मिनेटर आ रहा है, टर्मिनेटर मूवी देखी होगी आपने, ठीक है। अब इधर से ट्रक आ रहा है, उधर से टर्मिनेटर आ रहा है, दोनों भिड़ गए, ठीक है। तो यूं मान लीजिए कि जो ट्रक की स्थिति में, जो गति में जो परिवर्तन हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? टर्मिनेटर की फोर्स की वजह से। तो इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्स भी दो टाइप की होती है ना। फोर्स भी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक टाइप फर्स्ट क्या है हमारे पास? समतलीय बल, और दूसरा टाइप क्या है हमारे पास? संगामी बल। तो देखते हैं कि समतलीय बल क्या होता है। यानी कि हमको फोर्स में दो चीजें पढ़नी है। फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि जो वस्तु की गति को बदलता है या बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है समतलीय बल, और दूसरा होता है हमारा संगामी बल। ठीक है, एक होता है समतलीय और एक होता है संगामी। तो समतलीय का नाम समतलीय से निकल के आ रहा है बल का, और संगामी का संगामी से निकल कर आ रहा है। तो समतलीय बल क्या होते हैं? समतलीय ऐसे बल जो समान तल में आरोपित किए जाते हैं किसी पिंड या कण पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? समतलीय बल कहते हैं। और संगामी मतलब सम यानी कि एक साथ जो गमन करते हैं या एक ही बिंदु पर आरोपित किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संगामी बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमारा टाइप है बल का, इसके अंदर वो क्या है? पार्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास? इसका समतलीय बल। तो देखते हैं भाई समतलीय बल क्या है। समतलीय बल,
इसको हम इंग्लिश में कोप्लेनर फोर्स भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो जब कार्यरत बलों की, देखिए जब कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो, जब कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो, जब कार्यरत कोई हमने फोर्स अप्लाई किया और वो जो फोर्स अप्लाई किया वो हमने सारे के सारे जो फोर्स हैं वो एक ही प्लेन में अप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि ये जो मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, कोई कौन सा प्लेन है मेरे पास, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्स वाई प्लेन में मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, बल आरोपित किए पिंड पर, किसी पिंड पर क्या आरोपित किए, मैंने बल आरोपित किए। अब ये जो सारे के सारे जो बल थे वो क्या थे, एक ही तल में थे। देख लीजिए सारे के सारे कहा है हमारे एक ही तल, कौन सी तल में विद्यमान है, एक्स वाई तल में विद्यमान है। तो इस प्रकार के बलों को क्या कहा जाएगा, समतलीय बल कहा जाएगा। ऐसे बल जो एक ही तल में कार्यरत हों उन्हें क्या कहा जाएगा, समतलीय बल कहा जाएगा। अब इनको आप कैसे भी नाम दे दीजिए, माना कि ये F1 है, F2 है, F3 है, सारे के सारे एक तल में विद्यमान है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, समतलीय बल कहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन करने से ऑटोमेटिकली वो क्लियरली समझ में आ रहा है हमको कि जो सारे के सारे बल एक ही तल में होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, समतलीय बल कहेंगे। तो ये हो गया हमारा समतलीय बल। तो इसको लिख देते हैं, माना कि हमारा कोई बल है F1 और ये कोई बल है F2, ठीक है ना। तो यहां पर F1 व F2 क्या हो गए, हमारे समतलीय बल हो गए। तो जब कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो तो ऐसे बल समतलीय बल कहलाते हैं, समतलीय बल कहलाते हैं। तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, समतलीय बल कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कि सर संगामी बल क्या होते हैं। तो डेफिनेशन देखिए बी इसकी, संगामी बल, संगामी बल। तो ऐसे बल जो एक ही बिंदु पर आरोपित किए जाते हो या एक ही बिंदु से निकलते हो, ठीक है। तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं भाई, संगामी बल कहते हैं। तो संगामी बल की डेफिनेशन, इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप, है ना, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए इस तरह से। ये कोई फोर्स है F1, ये कोई दूसरा फोर्स है F2, है ना। इसी तरह से तीसरा चौथा फोर्स होगा, जो सारे के सारे क्या है, एक ही प्लेन में है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, समतलीय बल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए समतलीय बल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये कोई किताब है, ठीक है, ये कोई किताब है। तो जब अगर कोई फोर्स, मेरा फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, अगर इसमें भी अप्लाई हो रहा है और इसमें भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि क्रिया रेखा क्या हो, एक ही तल में हो। कुछ तो क्रिया रेखाएं इधर हो और कुछ क्रिया रेखाएं किधर हो, आगे की तरफ हो। तो इस प्रकार के बलों को हम क्या कहेंगे, समतलीय बल नहीं कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, संगामी बल। तो संगामी बल क्या होते हैं, जब सभी बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है, संगामी बल कहा जाता है। एक ही बिंदु पर कार्यरत बल, एक ही बिंदु पर कार्यरत बल संगामी बल कहलाते हैं। एक ही बिंदु पर कार्यरत बल संगामी बल कहलाते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है और यहां पर मेरे पास क्या है, कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम देना चाहो ए बी सी, इधर बिंदुओं का नाम देना चाहो A1 A2 A3, कोई गम वाली बात नहीं है ना, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर आपने A1 A2 A3 नहीं लिखा, आपने F1 F2 F3 नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको केवल डेफिनेशन को समझना है, तो हमको ऐसे समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास जब सारे के सारे बल एक ही किस पर आरोपित हो, एक ही बिंदु पर आरोपित हो, तो हम ऐसे बलों को क्या कहते हैं भाई, संगामी बल कहते हैं। तो देख लीजिए मैंने 3 बल बनाए हैं। इस बल का नाम दे दिया मैंने सपोज F1, इसका नाम दे दिया F2 और ये नाम दे दिया मैंने F3। तो जब सारे के सारे बल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट, यहाँ चीज ध्यान रखिए,
सारे के सारे बिंदु क्या हो, एक ही पॉइंट ए पर अप्लाई हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। अब न्यू मान लीजिए कि इस बल F2 की वजह से ये पिंड किस डायरेक्शन में, मतलब ये जो गति हो रही है वो F2 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। F3 की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। और F1 की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सारे के सारे बल एक ही बिंदु पर आरोपित हो या फिर सारे के सारे बल एक ही बिंदु से निकलते हो, तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, संगामी बल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो मैं बार बार बल को इस तरह से निरूपित करता हूं, तो बल को निरूपित करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसके क्या क्या नोटेशन है, मतलब क्या क्या चीज की जरूरत होती है। जैसे आदमी की बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, इसी तरह से बल की भी 4 आवश्यकता होती है कि मुझे क्रिया बिंदु भी चाहिए, क्रिया रेखा भी चाहिए, बल का परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। ठीक है, देखिए तो एक बल की आवश्यकताएं, बल की क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, हमको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हम ट्रक को धक्का लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, किस जगह से हमने ट्रक को धक्का लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया और किस रेखा के अनुदिश लगाया। तो बल की आवश्यकताओं के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। एक बल की आवश्यकताएं, एक बल की आवश्यकताएं, है ना। और आवश्यकताओं के साथ हम क्या पढ़ लेते हैं, इनके लिए ज्यामिट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। बल का ज्यामितीय निरूपण, बल का व ऐसे लिख लेते हैं, व बल का ज्यामितीय निरूपण। समझिए, बहुत ही इजी है हमारे पास, ये थोड़ा सा लेंथी पेपर है बट ये बहुत इजी पेपर है। यूं मान लीजिए कि आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल पार्ट में क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो। समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास कोई पिंड है जो पृथ्वी पर कहीं पर भी रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब मुझे इसको धक्का देना है ना, क्या करना है, इसे धक्का देना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो मुझे हाथ टच करने पड़ेंगे ना। तो जहां पर मैं टच करूंगा, यहां टच किया और मैंने डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया इधर से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन किधर हो गई मेरी, इधर। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तीर के निशान का उपयोग करेंगे। भाई हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो किसी न किसी दिशा में तो जाएगा ना, तो हमको दिशा तो बतानी पड़ेगी, भाई इस दिशा में है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा, है ना, और इस जो ये जो रेखाखंड है इसकी तो इसको तो लिख देते हैं तीर के निशान के द्वारा, तो बताते हैं ये तो है हमारी दिशा, ठीक है। दोबारा से समझा दूंगा। उसके बाद देखिए ये है हमारा क्रिया बिंदु, क्रिया बिंदु, ठीक है। अगर ये इधर से निकल रहा है तो इधर हो जाएगा। उसके बाद ये होता है हमारा बल का परिमाण, ठीक है। उसके बाद क्रिया बिंदु हो गई, दिशा हो गई, और जिस रेखा के अनुदिश हमने ये फोर्स अप्लाई किया उसको हम बोलते हैं भाई क्रिया रेखा, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए, सिंपल वे में देख लीजिए, इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस बिंदु पर बल आरोपित किया इस डायरेक्शन में, है ना, इस बिंदु पर बल आरोपित किया, मतलब इधर से बल आरोपित किया, कुल मिला के समझने की बात है ना। तो किस डायरेक्शन में बल आरोपित किया मैंने, उस डायरेक्शन में। तो ये जो तीर का निशान है ये तो किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं बल की दिशा, बल की दिशा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो मेरे पास ये जो रेखा नजर आ रही है, ये रेखा बताती है कि किस रेखा के अनुदिश है, यानी कि हमने जो एक्शन अप्लाई किया वो किस लाइन के अनुदिश अप्लाई किया ना, अलोंग अप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रिया रेखा। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं भाई, क्रिया रेखा। तो इसको तो हम क्रिया रेखा कहेंगे। इस तीर के निशान से हमको पता चलेगा कि बल हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एक ट्राइंगल है, इधर इधर और इधर। तो इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। अगर मान लीजिए ये तीर का निशान ऐसे होता तो हमको क्या समझना पड़ता कि फोर्स उधर अप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो ये तीर का निशान तो बताता है भाई हमारे बल की दिशा को, ये रेखाखंड बताता है हमारे क्रिया रेखा को, जबकि रेखाखंड की लंबाई बताती है हमारे बल के परिमाण को, बल का परिमाण, भाई हमने कितना बल
आरोपित किया। वैसे बल को हम, हमारे पास बल जो हमारे बुक में आएगा वो मोस्टली हम न्यूटन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बल की जो पद्धति है हमारे पास वो हम न्यूटन में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा तो बल का जो मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन होता है, एक मात्रक हमारे पास। तो ये जो बल का परिमाण है, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल ये मैंने बना दिया, कोई चतुर्भुज ही बना दिया, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई चतुर्भुज बना दिया इस तरह का, है ना, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं 90-90 डिग्री का। तो ये हो गया मेरे 5 न्यूटन का बल, ये हो गया मेरे 6 न्यूटन का बल, ये हो गया मेरे 7 न्यूटन का बल और ये हो गया मेरे 8 न्यूटन का बल। तो ये किस किस को बता रहा है? ये रेखाखंड तो बता रहा है इसके परिमाण को, मतलब 5 न्यूटन बल को। ये तीर का निशान तो बता रहा है इसकी डायरेक्शन को, भाई इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। और क्रिया रेखा हो ही गई कि इस क्रिया के अनुदिश हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो क्रिया रेखा हो गया और ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम बोलते हैं क्रिया बिंदु। क्रिया बिंदु, तो ये हमारे बल की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो बल की आवश्यकताओं को किस किस चीज से निरूपित किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बल का परिमाण। बल का परिमाण, बल का परिमाण क्या होता है भाई? बल का परिमाण, तो जो बल का परिमाण होता है सामान्यतया इसे रेखाखंड की लंबाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामान्यतया इसे रेखाखंड की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये बल का परिमाण हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं बल की क्रिया, यहां लिखते हैं क्रिया रेखा या फिर बल की दिशा लिख देते हैं, बल की दिशा। बल की दिशा को किससे निरूपित किया जाता है? तीर के निशान द्वारा। बल की दिशा को तीर मतलब एरो के निशान, तीर लगाकर ना, एरो के निशान द्वारा, व्यक्त निशान द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। क्रिया बिंदु क्या होता है? एक छोर को हम क्या कहते हैं? क्रिया जो रेखा होती है उसके एक छोर को हम क्रिया बिंदु के नाम से जानते हैं। रेखा के एक छोर से व्यक्त किया जाता है। क्रिया बिंदु क्या होती है? क्रिया बिंदु कोई सा भी एक छोर, इस छोर पे ले लीजिए, उस छोर पे ले लीजिए, बात एक ही है ना। क्रिया बिंदु, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट इधर जाएगा। तो क्रिया बिंदु क्या होता है हमारे पास? रेखा, इधर बोल दो या इधर बोल दो, रेखा के एक छोर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास है वो है क्रिया रेखा। तो क्रिया रेखा क्या है? रेखा स्वयं क्रिया रेखा को व्यक्त करती है। क्रिया रेखा, तो यहां पर ये जो रेखा है हमारे पास, ये जो पूरी की पूरी रेखा है, ये स्वयं रेखा स्वयं क्रिया रेखा को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी जो बल की आवश्यकताएं हैं वो 4 आवश्यकता होंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया बिंदु क्या है, कि कहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और आपका जो फोर्स अप्लाई करने की जो रेखा है, मतलब जो अनुदिश, किसके अनुदिश आप अप्लाई कर रहे हो वो होना चाहिए, और कितना फोर्स आप मतलब अप्लाई कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वेट की डेफिनेशन, भार क्या होता है? भार की डेफिनेशन देखते हैं। भार क्या होता है भाई? WEIGHT, वेट। देखिए भार क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार
वह बल है, मतलब भार एक प्रकार का बल है। सीधी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि भार क्या है हमारे पास, भार एक प्रकार का बल है जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। ठीक है, इसमें भार था तो पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अब देखो भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भार क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। मतलब जो भार है वो क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है, मतलब जो भार है वो फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो जब हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं तो हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो किसके समानुपाती होता है, हमारा इसके समानुपाती होता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है हमारे पास, m में होता है। ठीक है, तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और जब हम वेट की बात करेंगे तो हम, क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, पृथ्वी की तरफ जा रही है, तो कौन से एक्सीलरेशन की बात करेंगे हम, कौन से एक्सीलरेशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई, हम बताइए, गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। तो भार क्या है, एक प्रकार का बल है, अतः जो W है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, हमारे m के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W बराबर mg, जहां g क्या होता है हमारा, g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है हमारे पास, ये एक नियतांक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है देखते हैं। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन या साम्यावस्था, है ना, साम्यावस्था। देखिए तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, संतुलन या साम्यावस्था। तो देखिए बहुत इजी सी डेफिनेशन है, संतुलन या साम्यावस्था की डेफिनेशन। तो क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु पर, जब भी मान लीजिए किसी वस्तु को आपको संतुलन में लाना है तो उस पर जितने भी बल आरोपित हो रहे हैं उनका जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो बल है वो क्या है, साम्यावस्था में है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, मुझे उसे साम्यावस्था में लाना है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई पिंड है मेरे पास, ठीक है, अब ये कहां रखा हुआ है मेरा, है ना, सरफेस पर रखा हुआ है, और ये क्या है, एकदम रुका हुआ है और ये गति नहीं कर रहा है। ये गति क्यों नहीं कर रहा है बताओ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि एक कार जो यहां खड़ी है ना, ये कार है मेरी जो कहां खड़ी है, इस तरह से खड़ी हुई है यहाँ पे, और ये क्या कर जाती है भाई, नीचे की तरफ गति कर। अब ऐसे मत कह देना कि सर हैंड ब्रेक लगा लो, हैंड ब्रेक नहीं लगाना। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं हम कि जब हमारे पास किसी नत तल पर कोई कार खड़ी होती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर क्या करने लग जाती है भाई, गति करने लग जाती है। परंतु जब कोई पिंड हमारे पास सरफेस पर रखा होता है तो वो कोई गति नहीं करता है। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन आप जानने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम संतुलन या साम्यावस्था पढ़ेंगे, उसके बाद हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पढ़ेंगे, उसके बाद हम तनाव पढ़ेंगे, प्रणोद पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो किसके ऊपर जाएगा, अभी पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएगा। उसके बाद जाकर हमारा जो मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वो स्टार्ट होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को दिखाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।